वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी हैं। सर, आज लेटरल एंट्री के खिलाफ विरोध हुआ, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे विषय को? देखिए, लेटरल एंट्री के खिलाफ देश में जो विरोध की एक पूरी लहर है, उसमें ये पहला पहला विरोध प्रदर्शन है। मेरे ख्याल से ये एक तरह से ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ के बाद से और लगातार विरोध होंगे और देश में एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले लेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा लगने के पीछे मुख्य रूप से 4 वजह हैं। पहली वजह ये है कि आप ये सोचिए कि जो स्टूडेंट या जो यूथ परीक्षा की तैयारियां कर रहा है, उनके साथ ये बहुत बड़ा छल है, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा है कि सरकार बगैर परीक्षा के, बगैर इंटरव्यू के सीधे किसी को उठाकर सीधे ब्यूरोक्रेसी में डाल दे रही है। तो एक तो पहला सबसे बड़ा छल उन सारे यूथ का है, जिस तमाम जाति धर्म के लोग हैं जिनके साथ ये अन्याय है। दूसरी बात, ये जो पूरा लेटरल एंट्री का मामला है, ये संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें यूपीएससी के जरिए, परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और वो संवैधानिक व्यवस्था है। ये किसी की मर्जी से नहीं आया यूपीएससी और परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति का। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक संविधान के पूरे प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तो ये एक इसकी दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण का प्रावधान, आप देखिए लेटरल एंट्री में पहले जो फर्स्ट चंक में जो 9 नियुक्तियाँ हुई, उसमें SC ST OBC का कोई नहीं आया। फिर अब 30 पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं, उसमें SC ST का कोई नहीं है। आप विज्ञापन देख लीजिए यूपीएससी की साइट पर, वहाँ कोई नहीं है। फिर 400 और नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी नहीं है। तो ये जो पूरा बगैर रिजर्वेशन के, और SC ST OBC के पास जहाँ पर पावर थोड़ा बहुत है वो ब्यूरोक्रेसी और थोड़ी राजनीति है। इसके अलावा और ऐसे भी कहीं नहीं है। जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, फिल्म आर्ट कल्चर में नहीं है, एकेडमिक्स में नहीं। तो यही जगहें हैं जहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत हैसियत है। यहाँ पर ही इन्हीं से मिडिल क्लास बनता है। शेड्यूल कास्ट का तो पूरा मिडिल क्लास ही सरकारी कर्मचारियों से। तो ये आरक्षण के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए भी इसमें समस्या है। इसकी एक और बड़ी समस्या ये है कि नौकरशाही जो है सारी दुनिया में, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो एक सीनियरिटी और जूनियर एक हायरार्की के हिसाब से चलती है। अब 18 साल नौकरी करने के बाद एक सरकारी ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, IAS अफसर। अब एक आदमी 13 साल एक्सपीरियंस वाला प्राइवेट सेक्टर का एक कर्मचारी सीधे जब अफसर बन जाएगा तो कम सीनियरिटी के बावजूद ज़्यादा सीनियरिटी वाला उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये पूरा सिस्टम भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये पूरे सरकार असल में पूरे सिस्टम को ही तोड़ फोड़ रही है, सारी संस्थाओं को तोड़ फोड़ रही है। जुडिशरी में जिस तरह से कोलेजियम के जरिए मनमाने तरीके से जज बन रहे हैं, तो ये असल में नौकरशाही का कोलेजियम सिस्टम है। तो इस वजह से इसका विरोध है। मुझे लगता है कि ये विरोध राष्ट्रव्यापी शक्ल ले लेगा। इसकी मंशा क्या लगती है सरकार को करने की? आपने जिस तरह से बताया, क्या आरक्षण को ख़त्म करने की मंशा है या फिर? निश्चित रूप से पहली मंशा इनकी आरक्षण को ख़त्म करने की है, जो कि इनका अपने जो इनका अपर कास्ट का वोटर है, उनसे इनका अघोषित वादा है कि हम आरक्षण को कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कर देंगे कि इसके लिए कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये उनकी पहली मंशा है, जो ये जिस पर वे काम कर रहे हैं। दूसरी मंशा ये है कि जो एक गवर्नमेंट सेक्टर का अफसर होता है, चूँकि वो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार से पेंशन और हेल्थ जैसे फ़ायदे लेता है, तो वो बहुत मनमाने तरीके से काम नहीं करता है। अब सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए कि अडानी, उनके यहाँ का एक ऑफिसर केंद्र सरकार में अफसर बनता है। 5 साल वो मनमाने ढंग से काम करता है, अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बनाता है और फिर वापस अपनी कंपनी में लौट जाता है या किसी प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये बहुत अराजकता फैला देगा। और ये मेरे ख्याल से सरकार की 2 मंशा है, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर एंट्री देना और दूसरा आरक्षण को ख़त्म कर देना। इन 2 टारगेट के साथ सरकार इस काम को कर रही है। तो सर, अभी जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ है, आगे भी क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट होंगे। जैसे 7 मार्च को भारत बंद की कॉल है संविधान बचाओ संघर्ष समिति का। इसके अलावा भीम आर्मी ने संसद घेराव का भी कॉल दिया है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों का परिसंघ है, वो भी आंदोलन की तैयारियां कर रहा है। तो अभी जैसे अब इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर बैंकों को जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वहाँ भी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो बैंकों के कर्मचारी भी आंदोलन के रास्ते पर हैं, रेलवे का है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा मामला बहुत बड़ा होने वाला है। सिर्फ बहुजन समाज का ही नहीं, ये निश्चित रूप से है। तो देखिए, सभी समाज का मामला, लेकिन जो सवर्ण हैं वो इस तरह सोच रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान तो SC ST OBC का है, तो उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आंदोलन SC ST OBC ही इसको लीड करेगा। निश्चित रूप से जो सवर्ण युवा भी हैं वो इस आंदोलन को पीछे समर्थन करेंगे, नेतृत्व निश्चित। इसलिए आज देखिए पहला प्रोटेस्ट कहाँ से हो रहा है, मिशन जय भीम की तरफ से हो रहा है ना। वरना क्या, एक जो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बच्चा जो IAS की तैयारी कर रहा है,
उसका नुकसान नहीं है। अभी 40 IAS जो उन्होंने डायरेक्ट बना दिए, भाई ये जो तैयारी कर रहा है रात भर अपनी रात काली कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं मिला। या 400 और अफसर ये ले रहे हैं, तो 800 अफसर सिविल सर्वेंट आते हैं साल में, उसमें 400 अगर ये प्राइवेट सेक्टर से उठा लेंगे सीधे, तो क्या सवर्ण बच्चे का नुकसान नहीं है? लेकिन वो आंदोलन नहीं कर रहा, उसको लग रहा है ज़्यादा पिटाई उनकी हो रही है ना, तो अपना काम ठीक है। आंदोलन को लेकर आपका ये 2 ट्वीट है। एक साल पहले का ट्वीट है जब सऊदी से किसी ने ट्वीट किया था, उस पर आपने कहा था कि हमारे देश का मामला है और यहाँ पर मुस्लिम जो है वो सुरक्षित है। उसके बाद अभी लेटेस्ट आपने एक ट्वीट किया जो कि काफ़ी वायरल हुआ और उससे लेकर कहा गया, जिसमें आपने कहा गया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, मतलब ये सपोर्ट दूसरे उसका सपोर्ट किया। तो इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। वो आपके दोनों ट्वीट जो है वो काफ़ी शेयर हो रहे हैं और कहा है कि ये 2 तरीके की बात क्यों है। जब पहले ट्वीट किया था तो उसका आपने समर्थन नहीं किया, लेकिन इस बार अगर विदेशी ट्वीट कर रहे हैं तो उसमें आप समर्थन कर रहे हैं। ये NRC का जो पूरा मामला था, उसमें मैंने अगर 100 के आसपास मिला जुला के ट्वीट किए होंगे, जिसमें CAA NRC का मैंने विरोध किया था 2-3 कारणों से किया था। एक तो कि एक कम्युनिटी को आप नागरिकता नहीं देंगे, ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। इसके अलावा जो आपने जो एक फॉल्स प्रॉमिस किया है कि आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को ज़्यादा देंगे, इसलिए आप इसका समर्थन करो, वो भी गलत है। 1 साल उनके उस कानून के बने हुए हो गए, 13 महीने, अभी तक आपने पहले आदमी को नागरिकता दी नहीं, ये भी गलत था। NRC के जरिए आप जो यहाँ पर जमे जमाए पुराने लोग हैं, भारत में तो हर आदमी कभी ना कभी आया है ना, तो उसको जिस तरह से आप उसमें से चुन के एक खास समुदाय धर्म के लोगों को, खास करके मुसलमानों को आप NRC में जिस तरह से टारगेट किए, और वो टारगेट करने के चक्कर में आपने बड़ी संख्या में हिंदुओं को भी टारगेट कर दिया असम में, तो उसका भी विरोध हुआ। तो हमारे ट्वीट इन सारे इश्यूज़ पर बहुत क्लियर कट हैं, आप उसको देख सकते हैं इसमें। लेकिन मुझे जो उस समय का एक हंच था, हो सकता है कि मैं उसमें सही हूँ गलत हूँ, इसकी मीमांसा बाद में आप कर सकते हैं। ऐतिहासिकता में कई बार कुछ दिन बाद जब पानी ठहर जाता है तब अंदर क्या हो रहा है दिखता है। मुझे उस समय ये मेरी अपनी बहुत ठोस मान्यता है, उस पर मैं अभी भी टिका हुआ हूँ कि ये आंदोलन जब तक नेशनल मूवमेंट के तौर पर SC ST OBC के साथ यूनिटी के साथ जब चल रहा है, तभी तक उसकी ताकत है। और यही ताकत है जो आज की तारीख में CAA को लागू होने से रोके हुए है और NRC को लागू होने से रोके हुए, क्योंकि कागज़ किनके पास नहीं है? सबसे ज़्यादा कागज़ तो आदिवासियों के पास नहीं है। वे कागज़ कहाँ से लाएंगे? जो जिनके कम्युनिटी राइट्स हैं, जंगल पे जिनका कम्युनिटी राइट कागज़ नहीं है, उन सबकी नागरिकता खतरे में आएगी। तो ये जो साझा दुख था, ये इस आंदोलन की ताकत है। इसमें बाहर का कोई भी जो इंटरवेंशन है, वो इंटरवेंशन अगर रिलीजियस तौर पे देखा जाएगा तो वो यूनिटी कहीं ना कहीं जो ब्रॉड यूनिटी बनी हुई है, उस यूनिटी को ब्रीच कर सकता है उस समय, क्योंकि सरकार उस समय बहुत एग्रेसिवली एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बना रही थी शाहीन बाग वगैरह में, तो उसमें ये ब्रॉड यूनिटी जो है ये ज़्यादा मजबूत थी मेरे ख्याल से। इसको मैंने बचाने का मेरा वो टारगेट था। अभी के जो ट्वीट आ रहे हैं जो विदेशी सेलिब्रिटी हैं, उसमें आप सहमति रखते हैं? उसमें मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट, जहाँ तक है ह्यूमन राइट, भारत खुद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, तो ह्यूमन राइट कभी भी नेशनल इशू नहीं हो सकता है, मतलब वो हमेशा इंटरनेशनल इशू है। किसी भी भारत अभी म्यांमार पे क्यों बोल रहा है, या भारत पे भी पिछले आप देखिए 3 महीना पहले वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट वायलेशन पे क्यों बोल रहा था। तो ये कभी भी, क्योंकि भारत की सरकार की भी नीति नहीं है कि ह्यूमन राइट गवर्नमेंट का आंतरिक मामला है। सर, तो वो भी तो फिर ह्यूमन राइट्स की लेकर बोल रहे थे जो मुस्लिम कंट्रियों नहीं, उसमें मैंने आपको मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात बहुत एलोबरेट तरीके से और बहुत विस्तार से मैंने अपनी बात रखी कि वो उस समय मेरी उसमें क्या मान्यता थी, और इतिहास आज बता रहा है कि जो मैंने सोचा था वही सही था, कि इसमें जो SC ST OBCs और सबकी जो ग्रैंड यूनिटी थी, उस यूनिटी ने ही प्रिवेल किया, और वही यूनिटी आज की तारीख में ज़्यादा कारगर रही। अगर वो इंटरनेशनल सिर्फ एक रिलीजन के लोगों का इंटरवेंशन होता, और वो CAA NRC का मूवमेंट अगर एक रिलीजन का मूवमेंट बन गया होता, तो सरकार इसको क्रैक डाउन करके ज़्यादा सख्ती से इस पर काम कर जाती।